हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। अभी हमने पिछली क्लास में टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को डेराइव किया था और उसमें हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड की थी। तो आपने अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको देखिए और उसके बाद आप इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो मेरा सुझाव है कि आप पहले उस लेक्चर को देखिए, उसके बाद आप इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको बहुत समझ में ज़्यादा आएगा। ओके, तो देखिए इसमें क्या करते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट। जैसा कि आपको शब्द से ही इससे ही आपको मालूम पड़ता है कि हमें इसमें टाइम को इंडिपेंडेंट रखना है, मतलब टाइम को लेना नहीं है। और टाइम कहाँ पर नहीं लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ। टाइम कहाँ पर लेना नहीं है, अभी तक हमने उसमें क्या किया था, पिछले लेक्चर में जो पोटेंशियल एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी को हमने टाइम पर डिपेंडेंट माना था, टाइम पर डिपेंडेंट। अब यहाँ पर हम इस केस में मानेंगे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टाइम पर इंडिपेंडेंट है, मतलब टाइम पर डिपेंडेंट नहीं है। इस केस में क्या होता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो टाइम पर निर्भर नहीं करती है। तो देखिए इसमें होता क्या है कि जो डी ब्रोगली जो श्रोडिंगर ने डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट और प्लांक के जो क्वांटम सिद्धांत दोनों को एज्यूम करके श्रोडिंगर इक्वेशन को ड्राइव किया था, मतलब जो टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर को ड्राइव किया था। तो इन दोनों को एजम्पशन माना था, उन्होंने मान के चला था श्रोडिंगर, और फिर उसके बाद उसने टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन और टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को ड्राइव किया था। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो डी ब्रोगली ने कुछ कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर कोई पार्टिकल मोशन में गति करता है, कोई पार्टिकल गति करता है तो वो अपने साथ में एक वेव भी एसोसिएट करता है, एक वेव भी उसके साथ में निकलती है। जैसे कोई मोशन करेगा तो वेव एसोसिएट होती है। तो देखिए जैसे माना कि कोई पार्टिकल है वो मोशन कर रहा है तो उसके साथ एक वेव भी निकलेगी। और मैंने बताया था कि जो वेव होती है वो एक तरंग पैकेट के रूप में चलती है। कैसे तरंग पैकेट, एक पैकेट बना लेती है, केवल एक वेव भी नहीं होती है बल्कि बहुत सारी वेव होती हैं। तो इसमें पार्टिकल कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ भी कहीं पे भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर क्या है, प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है। इस जो क्वांटम मैकेनिक्स में अधिकतर आपने देखा होगा कि जो हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, क्योंकि पार्टिकल की हमें कोई एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता रहती है। और एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ पे पता रहता है, जो क्लासिकल मैकेनिक्स है। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम एक पार्टिकल को बिंदु पार्टिकल मानते हैं, पॉइंट पार्टिकल, फिर उसका हम वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम सब कुछ निकाल लेते हैं एक ही टाइम में। लेकिन इसमें क्या होता है कि हम पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर आप पोजीशन को निकालेंगे तो मोमेंटम में अनिश्चितता आती है, मोमेंटम को निकालते हैं तो पोजीशन में अनिश्चितता आती है। तो इसमें मैंने आपको इतना कल बताया था, और भी मैंने इसका जो इक्वेशन होता है, अगर कोई पार्टिकल, देखिए अगर कोई पार्टिकल मास m और मास m उसकी मास m और जो x डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, और इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी है, वो केवल x का फलन है। इसमें क्या था, x का फलन है। जबकि पिछले लेक्चर में जो मैंने बताया था टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो दोनों पर डिपेंड कर रही थी, x और t पर, मतलब पोजीशन और टाइम दोनों पर डिपेंडेंट कर रही थी, दोनों पर निर्भर कर रही थी। यहाँ पर इस केस में क्या होता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो केवल पोजीशन पर निर्भर करती है, टाइम पर निर्भर नहीं करती है। तो अगर कोई पार्टिकल x डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, उसका मास m है और पोटेंशियल v है, और एनर्जी E, टोटल एनर्जी उसकी E है, और जो मोमेंटम है उसका जो वो px है। x क्यों लगाया, क्योंकि पार्टिकल x डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। ओके, तो देखिए अब इसका मैंने आपको कल एक वेव समीकरण बताया था कि कोई वेव अगर x डायरेक्शन में मोशन कर रही है तो उसके लिए मैंने उसके लिए एक वेव फंक्शन निकाला था। वो क्या आया था वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, साई इक्वल टू a e की पावर माइनस के i, माइनस नहीं आया था यहाँ पर, i पी एक्स माइनस के ई टी अपॉन एच कट।
ये मैंने आपको ड्राइव करवाया था। ये कैसे आया था, पिछले लेक्चर में मैंने आपको इसको पूरा ड्राइव किया था कि कहाँ से निकल के आता है। ओके, तो अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, फिर उसके बाद आप इसको देखिए। ओके, तो ये इक्वेशन मैंने आपको कल ड्राइव किया था, बताया था। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट दे रहा हूँ। ओके, तो देखिए अब मैं अगर इसको एक बार डिफरेंशियल कर दूं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इक्वेशन फर्स्ट डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर मैं इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करूं तो क्या आएगा, यहाँ पर आता है इसको करूं डेल साई ओवर डेल एक्स इक्वल टू ए ई की पावर, इसको ई की पावर आई पी एक्स एक्स माइनस के ई टी अपॉन एच कट जिस, और अब इस पावर का करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा आई पी एक्स, सॉरी इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, आई पी एक्स अपॉन एच कट। इस पावर का डिफरेंशियल करेंगे तो आई पी एक्स अपॉन एच कट। ओके, इसका तो होगा नहीं क्योंकि ये पोजीशन पर डिपेंड नहीं है। तो देखिए अब यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जी क्या है साई है, इतना क्या शो कर रहा है साई, तो इसको इसकी जगह आप साई भी लिख सकते हैं। तो डेल साई ओवर डेल एक्स, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ आई पी एक्स अपॉन एच कट साई। ओके, इसकी जगह मैंने क्या लिख लिया साई। तो यहाँ से आप इसको थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे तो क्या आएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी एक्स और साई इक्वल टू माइनस के आई एच कट डेल ओवर डेल एक्स साई। ये निकल के आया है। मैंने ये कल भी बताया था कि कल भी इसको डिफरेंशियल किया था और इतना ही निकल के आया था। और मैंने आपको बताया था अगर इसमें साई को हटा दिया जाए तो यहाँ से एक मोमेंटम ऑपरेटर निकल के आता है, मोमेंटम ऑपरेटर एक मोमेंटम ऑपरेटर निकल के आता है। मोमेंटम ऑपरेटर को कितना आएगा, पी एक्स इक्वल टू माइनस के आई एच कट डेल ओवर डेल एक्स। ये आपको याद रखना है। और एक मैंने आपको कल एनर्जी, टोटल एनर्जी का भी ऑपरेटर बताया था, वो भी ऐसे ही निकल आता। ओके, तो यहाँ पर इतना आ गया, इसको मैं इक्वेशन सेकेंड दे रहा हूँ। अब देखिए आप इसको नोट करिए, साथ ही साथ नोट करते जाइए। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ से आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो देखिए अब क्या है, जो टोटल एनर्जी अगर आप क्लासिकल में अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, तो क्लासिकल में जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस के पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m। ओके, प्लस के डी केवल एक्स पर डिपेंड है। ओके, तो यहाँ से आप अगर आप इसमें दोनों साइड साई का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, ई साई इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस साई आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी साई। ओके, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये पी एक्स की जगह पे आप इसको पुट करिए। देखिए अब आप इसको पी एक्स की जगह पे आप इस मोमेंटम ऑपरेटर को यहाँ पर स्क्वायर करेंगे इसका, तो स्क्वायर करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आई ई साई इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस का जो है माइनस है तो प्लस हो जाएगा, आई का स्क्वायर होगा तो आई स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस का आ जाएगा एच कट स्क्वायर और डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर और साई प्लस के बी साई। ओके, ये आया है। अब इसको आप थोड़ा और मॉडिफाई करिए तो क्या आएगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ डेल एच कट स्क्वायर
और यहाँ पर क्या है 2m भी है, पहले से 2m चल रहा है, 2m एच कट स्क्वायर अपॉन 2m और डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर साई प्लस के बी साई इक्वल टू ई साई। ओके, अब देखिए आप इसको इधर भेज दीजिए तो क्या आएगा, माइनस का भी वो कर दीजिए, तो डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस के ई माइनस के, पहले इसको लिख देता हूँ, इसको 2m ई 2m अपॉन एच कट स्क्वायर और ई माइनस के बी, ई माइनस के बी। और ये कैसे आ गया, देखिए यहाँ से क्या किया, मैं इसको मैंने इधर भेज दिया है तो इसका दोनों साइड में कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है 2m ऊपर 2m अपॉन एच कट स्क्वायर से। देखिए इसको मैं इधर भेजूंगा तो क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2m अपॉन नीचे आ जाएगा एच कट स्क्वायर और माइनस क्या आएगा, तो इधर जो एनर्जी है वो माइनस क्या आएगी, तो यहाँ से माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो इधर आएगा तो एनर्जी क्या आएगी, प्लस क्या आ जाएगी और पोटेंशियल क्या होगा माइनस के। ओके, तो ये इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन को हम कहते हैं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर वन डायमेंशन। टाइम दिस इक्वेशन इज कॉल्ड टाइम independent Schrodinger. This equation is called time independent Schrodinger equation. ओके, अब देखिए इसको आप अगर फ्री पार्टिकल के लिए लिखना चाहोगे तो लिख सकते हैं फॉर फ्री पार्टिकल, इसको आप फ्री पार्टिकल के लिए भी लिखना चाहो तो लिख सकते हैं फॉर फ्री पार्टिकल। फ्री पार्टिकल के लिए क्या होता है कि जो पोटेंशियल है वो केवल वो जीरो रहता है, मतलब पार्टिकल फ्री है तो कोई फोर्स नहीं लगेगा तो पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। ओके, तो ये पोटेंशियल जीरो है तो आप इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए तो कितना बन जाएगा, डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस के 2m ई अपॉन एच कट स्क्वायर साई इक्वल टू जीरो। ओके, ये क्या है, फ्री पार्टिकल के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन है। अगर आप इसको 3 डायमेंशन के लिए लिखना चाहोगे तो 3 डायमेंशन के लिए भी लिख सकते हैं फॉर 3D। ये क्या है, अभी तक ये 1 डायमेंशन के लिए और 3 डायमेंशन के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस के डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस के डेल स्क्वायर ओवर डेल जेड स्क्वायर। ओके, तीनों डायमेंशन आ जाएंगी और साई और ये जैसा का जैसा आ जाएगा प्लस के 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस के बी साई इक्वल टू जीरो। ओके, ई माइनस के बी साई इक्वल टू जीरो। अब देखिए इसकी जगह पे मैंने आपको कल बताया था ये डेल स्क्वायर जो डेल ऑपरेटर है वो मैंने आपको कल यहाँ पर बताया था, इसका जो वैल्यू रहती है वो क्या होती है, डेल ऑपरेटर के स्क्वायर में। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं डेल स्क्वायर साई प्लस के 2m एच कट स्क्वायर ई माइनस के बी साई इक्वल टू जीरो। ओके, तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर 3D। 3 डायमेंशन के लिए क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ओके, तो अगर आप फ्री पार्टिकल के लिए लिखना चाहोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, v को जीरो कर देंगे तो यहाँ से डेल स्क्वायर साई प्लस के 2m ई अपॉन एच कट स्क्वायर साई इक्वल टू जीरो। तो इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। इसमें कोई टाइम इंडिपेंडेंट है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और अब हम यहाँ पर इसको एंड करते हैं और कल हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। ये यहाँ तक तो इसका जो थोड़ा सा डेरिवेशन था वो मैंने आपको बता दिया और इसको आपको इसमें याद रखना है। एक तो ये वाला इक्वेशन अगर आपसे 1 डायमेंशन के लिए पूछा जाता है तो यहाँ तक करना है
और अगर 3 डायमेंशन के लिए पूछा जाए तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके बढ़ा देना है इसको यहाँ तक। ओके, और फ्री पार्टिकल के लिए तो आप पोटेंशियल को 0 कर देंगे, तो यहाँ तक फ्री पार्टिकल के लिए, और 1 डायमेंशन के लिए यहाँ तक। ओके, तो अगर एग्जाम में आता है तो आपको बस इतना ही करना है, ज़्यादा करने की कोई रिक्वायर्ड नहीं है, बस इतना आप प्रूफ दे देना है, प्रूफ को बता देना है। ओके, तो देखिए आपको इन दोनों को, इस मोमेंटम ऑपरेटर को भी आपको याद रखना है, ये आगे भी आएगा। ऑपरेटर का काम रहता है ऑपरेट करना, और मोमेंटम जैसे आप क्लासिकल में क्या होता है कि मोमेंटम को हम फाइंड करते हैं p/mv से, लेकिन जब क्वांटम मैकेनिक्स में जो मोमेंटम ऑपरेटर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ऐसे अगर आपको कोई फंक्शन दिया रहेगा तो अगर आपसे पूछा जाएगा इसका मोमेंटम क्या होगा, तो मोमेंटम आप कैसे निकालेंगे, आपको ऑपरेटर करना, ऑपरेट लगाना पड़ेगा, मोमेंटम का ऑपरेट लगाना पड़ेगा, उससे क्या है हमें मोमेंटम मिल जाएगा। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।